नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम भारत की आत्मा कही जाने वाली हिंदी भाषा की एक बहुत बड़ी कामयाबी और नई संभावनाओं का डीएनए टेस्ट करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक पावर लैंग्वेज इंडेक्स तैयार किया है। इस इंडेक्स में वो भाषाएं शामिल हैं जो वर्ष 2050 तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली भाषाएं बन जाएंगी। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपको जानकर आज बेहद खुशी होगी कि आपकी अपनी भाषा हिंदी भी इस रैंकिंग में टॉप 10 भाषाओं में शामिल है। हिंदी वो भाषा है जिसने हमें और आपको एक सूत्र में बांध दिया है। हिंदी के शब्दों में जानकारियों को पिरोकर ही हम खबरों का विश्लेषण आपके लिए करते हैं, आपके साथ संवाद करते हैं, आपके साथ देश के सुख दुख की खबरें बांटते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल हिंदी में बात करना फैशन में नहीं है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि हिंदी भाषा का प्रयोग करने को लेकर हमारे अंदर यानी देश के लोगों के अंदर गर्व की मात्रा बहुत कम होती जा रही है। आपने अक्सर लोगों को गर्व से यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है। इसे एक फैशन स्टेटमेंट मान लिया जाता है और इसी के साथ ऐसा बोलने वाले व्यक्ति को बुद्धिजीवी या संभ्रांत वर्ग का मान लिया जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरी हिंदी कमजोर है उसके बाद वो अंग्रेजी में ही बात करता है और अंग्रेजी को हमारे यहाँ बुद्धिमानों की भाषा मान लिया गया है। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि उसकी अंग्रेजी कमजोर है तो उसे अनपढ़ मान लिया जाता है। हम इस सोच को बदलना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए हमें आपके साथ की जरूरत है। इसके बाद हम आपको देश के एक ऐसे गांव में लेकर चलेंगे जहां आजादी के 69 वर्ष बाद अब जाकर बिजली पहुंची है। यह गांव झारखंड में है। आप जरा सोचिए कि हमारे देश में अब भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां लोगों ने कभी बिजली की सुविधा का प्रयोग नहीं किया, जहां लोगों ने कभी टेलीविजन तक नहीं देखा। आप खुद किसी ऐसे गांव में रहने के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते जहां बिजली, पानी, स्कूल और मनोरंजन के तमाम साधन ना हो, जहां इंटरनेट ना हो, ऑनलाइन होने की सुविधा ना हो। लेकिन आपकी सोच से जुड़ा सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि हमारे ही देश में ऐसे हजारों लोग हैं जो एक ऑफलाइन जिंदगी जी रहे हैं, जो आधुनिक भारत से पूरी तरह कटे हुए हैं। इन लोगों की बात देश के सामने रखना आज बहुत जरूरी है। ये जरा दूसरी किस्म की रिपोर्टिंग है और आपने ये देखा ही होगा कि अब दिल्ली के एयर कंडीशन न्यूज स्टूडियोज और सेमिनार हॉल्स में बैठकर रिपोर्टिंग करने वाले हमारे डिजाइनर पत्रकारों ने इस तरह की रिपोर्टिंग करना बंद कर दिया है, क्योंकि इस रिपोर्टिंग के लिए दिल्ली के वीआईपी इलाकों से बाहर जाना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, खराब सड़कों के जरिए यात्राएं करनी पड़ती हैं और धूल मिट्टी में रहने वाले लोगों के मन की बात सुननी होती है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान मानसिक रूप से बीमार लोगों का देश बन चुका है। एक नई स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 5 करोड़ लोग मानसिक बीमारी के शिकार हैं और इनमें से ज्यादातर लोग इस बात को स्वीकार भी नहीं करते कि उनका दिमाग ठीक हालत में नहीं है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान में 5 लाख से ज्यादा की आबादी पर सिर्फ एक मनोचिकित्सक उपलब्ध है, जबकि पाकिस्तान में हर 3,333 लोगों की आबादी पर एक तालिबानी आतंकवादी मौजूद है। यह आंकड़ा पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, जिसका विश्लेषण आज हम आपके लिए करेंगे। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में बहस होनी चाहिए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि जनशक्ति सरकार के साथ है और नोटबंदी पर विपक्षी दलों का रवैया अलोकतांत्रिक है। इस बीच संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के चलते आज 16वें दिन भी कोई कामकाज नहीं हुआ। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अगर विपक्ष में हिम्मत है तो वो बहस शुरू करे। सरकार इस प्रकार का जो हथकंडा अपनाया जा रहा है, इसके लिए निश्चित रूप से तैयार नहीं है। जो चर्चा अधूरी है, अगर विपक्ष में हिम्मत है तो मैं आज भी चुनौती देता हूं कि उस चर्चा को तुरंत आरंभ किया। विपक्ष एक बार फिर सदन में प्रधानमंत्री को बुलाने और वोटिंग वाले नियम के तहत चर्चा कराने पर अड़ा रहा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नोटबंदी को बिना सोचे समझे लागू कर दिया गया। मैं ये पूछ रहा था कि ये 84 लोगों की जो जान चली गई पॉलिसी, इस नीति की वजह से, सरकार की जो बगैर सोचे समझे ये इतनी बड़ी स्कीम लाई जिसके चलते आज इतने दर्जनों लोगों को अपनी जान खुद लेना पड़ी।
रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि नोट बैन का फैसला जल्दबाजी में नहीं बल्कि अच्छी तरह सोच समझ कर लिया गया था। नोट बैन के बाद पहली मौद्रिक समीक्षा में आज रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, यानी रेपो रेट 6.25% और कैश रिजर्व रेशो यानी CRR 4% ही रहेगा। इसका मतलब है कि आपकी EMI कम नहीं होगी। That given the reduction of the policy rate of 25 basis points in October, which cumulated to a reduction of 175 basis points since January 2015, a further reduction in the policy rate is not warranted at this juncture. RBI ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आर्थिक ग्रोथ के अनुमान को 7.6 से घटाकर 7.1% कर दिया है। RBI ने मार्च 2017 तक 5% महंगाई दर का लक्ष्य रखा है। बैंकों को राहत देते हुए रिजर्व बैंक ने 100% CRR को वापस ले लिया है, यानी अब बैंकों को अपने यहाँ होने वाले डिपॉजिट के अनुपात में पूरी रकम CRR के रूप में रिजर्व नहीं रखनी होगी। इससे पहले अक्टूबर में रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। नोट बैन के मुद्दे पर RBI ने कुछ और बातें साफ की। RBI ने जानकारी दी कि 8 नवंबर के बाद से अब तक 11.55 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। RBI ने बताया कि मांग को पूरा करने के लिए लगातार नए नोटों की सप्लाई बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा 100 और 500 रुपए के नोटों की प्रिंटिंग में भी तेजी लाई गई है। कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने खुद अपने जासूसी वाले झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने सांसदों से कहा है कि मार्च 2016 में गिरफ्तार किए गए कुलभूषण जाधव के खिलाफ उनकी सरकार और एजेंसियों के पास जासूसी मामले के पुख्ता सबूत नहीं है। पाकिस्तान के जियो टीवी के मुताबिक सरताज अजीज ने यह माना कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ जाँच रिपोर्ट में सिर्फ बयानों को आधार बनाया गया। जो हमने डोजियर दिया है जाधव के बारे में, जिसमें साफ तौर पे कहा है कि वो एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ लेने देना नहीं था, बिजनेसमैन था, बिजनेस एक्टिविटी कर रहा था ईरान में। कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। भारत ने उसी वक्त साफ कर दिया था कि जाधव एक बिजनेसमैन है और ईरान में कारोबार करते हैं। भारत ने शक जताया था कि हो सकता है कि कुलभूषण जाधव को किडनैप करके पाकिस्तान लाया गया हो। बीजेपी ने कहा है कि पर्यटकों से कश्मीर आने की अपील करना हुर्रियत का नाटक है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हुर्रियत वालों का स्पेलिंग मिस्टेक मानता हूँ, वो टेररिस्ट बोलने के स्थान पर टूरिस्ट बोल गए होंगे। उनका स्वागत तो टेररिस्ट को है, कोई विश्वास नहीं करता इस प्रकार के बयानों से। वैली में शांति चाहते हैं ना, कैलेंडर बाजी बंद करें। कांग्रेस ने कश्मीर के हालात के लिए हुर्रियत और केंद्र सरकार दोनों को जिम्मेदार बताया। कल अलगाववादी नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर पर्यटकों और श्रद्धालुओं से कश्मीर आने की अपील की थी। But as far as the tourists and the pilgrims are concerned, they are always welcome here. They should not feel any kind of fear here. 8 दिन पहले जम्मू के नगरोटा में आर्मी कैंप पर आतंकी हमले की जांच NIA करेगी। 29 नवंबर को हुए आतंकी हमले में सेना के 2 अफसर और 5 जवान शहीद हो गए थे। सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। जांच के लिए जल्द ही NIA के अफसरों की एक टीम जम्मू जाएगी। जम्मू में NIA की विशेष अदालत के सामने FIR पेश की जाएगी। कर्नाटक सरकार के एक अफसर के ड्राइवर ने जनार्दन रेड्डी पर काला धन सफेद करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। भीमा नायक नाम के स्पेशल लैंड एक्विजिशन अफसर के ड्राइवर रमेश गौड़ा ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड नोट के मुताबिक पूर्व बीजेपी नेता जनार्दन रेड्डी उसे परेशान कर रहे थे, क्योंकि रमेश गौड़ा को जानकारी थी कि जनार्दन रेड्डी 100 करोड़ का काला धन सफेद करा रहे हैं। इस मामले की जांच होगी। इनकम टैक्स तो केंद्र के अंडर में आता है, वो तो केंद्र के अधीन है, ईडी केंद्र के अधीन है, तो इस रिपोर्ट को तो केंद्र को देना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपकी सरकार तेजी से हमारी सरकार क्या, किसी की सरकार भी हो, उसको करना चाहिए। नहीं करेगी तो दबाव डालेगा, उस पर जनता का दबाव डालेगा। I don't know anything about the details. Just now you are telling all these things. If inquiry is conducted, truth will come out. That's what I am telling. ड्राइवर रमेश गौड़ा ने सुसाइड नोट में लिखा है कि जनार्दन रेड्डी ने 20% कमीशन पर काला धन सफेद कराया है। बीजेपी में रहे जनार्दन रेड्डी अब BSR कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। जनार्दन रेड्डी भारत के सबसे अमीर नेताओं में गिने जाते हैं।
महाराष्ट्र सरकार कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए अपना ई वॉलेट लाने जा रही है। ई वॉलेट का इस्तेमाल लोग शॉपिंग और दूसरे पेमेंट के लिए कर सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने आईटी डिपार्टमेंट को इसके लिए जरूरी निर्देश दे दिए हैं। ई वॉलेट को चलाने का जिम्मा किसी निजी कंपनी को दिया जाएगा। अगर ई वॉलेट कंपनी किसी मुश्किल में फंसती है या फेल होती है तो जमा रकम की भरपाई महाराष्ट्र सरकार करेगी। अंडमान निकोबार के हैवलॉक और नील आइलैंड पर फंसे पर्यटकों को निकालने का काम जारी है। पिछले 2 दिन से द्वीप पर भारी बारिश की वजह से 1400 से भी ज्यादा पर्यटक फंस गए हैं। नेवी ने रेस्क्यू के लिए बित्रा, बंगराम, एसचू, AUC 38 कुंभीर नाम के 4 जहाज लगाए हैं। जैसे ही मौसम ठीक होगा इवैक्यूएशन शुरू हो जाएगा और सबको सेफली सिक्योरली पोर्ट ब्लेयर ले आया जाएगा। बंगाल की खाड़ी में उठे साइक्लोन की वजह से अंडमान निकोबार द्वीप में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है। पाकिस्तान में आज एक विमान हादसे में 47 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट PK 661 के साथ ये हादसा एबटाबाद के पहाड़ी इलाके में हुआ। विमान दोपहर 3:30 बजे चित्राल से रवाना हुआ था। शाम 4:40 पर इसे इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन करीब 4 बजे ट्रैफिक कंट्रोल से इसका संपर्क टूट गया। विमान में 2 नवजात बच्चों, 9 महिलाओं समेत 42 यात्री और 5 क्रू मेंबर सवार थे। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन ने 2016 का टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। ट्रंप को एडिटर चॉइस के तौर पर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। टाइम मैगजीन के कवर पर ट्रंप की फोटो और नाम के साथ उनका परिचय प्रेसिडेंट ऑफ डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के विभाजित राज्यों के राष्ट्रपति के तौर पर दिया गया है। हिलरी क्लिंटन को टाइम मैगजीन ने दूसरे स्थान पर रखा है। रीडर्स पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर थे। प्रधानमंत्री मोदी को 18% वोट मिले। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने AIADMK को लेकर बड़ा बयान दिया है। स्वामी का कहना है कि जयललिता के नहीं रहने के बाद अब उनकी पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि शशिकला मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम से जो करने को कहेंगी वो नहीं करेंगे। शशिकला उसको हटाने पसंद करेगी, क्योंकि जो वो काम उनसे कराने के लिए चाहेगी वो भी वो कर नहीं पाएगा, तो इसीलिए किसी और अपना कोई आदमी को लाने के प्रयास करेगी। स्वामी ने यह भी कहा कि तमिलनाडु में बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसका जनाधार हो। दिल्ली पुलिस ने इस बात का पता लगा लिया है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट कहां से हैक हुआ था। ट्विटर ने साइबर सेल को बताया कि दोनों अकाउंट 5 देशों स्वीडन, रोमानिया, अमेरिका, कनाडा और थाईलैंड से हैंडल किए जा रहे थे। दिल्ली पुलिस इन 5 देशों से उन लोगों का ब्यौरा मांगेगी जो अकाउंट हैंडल कर रहे थे। मदद नहीं मिलने पर पुलिस कानूनी कार्रवाई भी करेगी।